सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने स्तरों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा होती है, जो फल दीपिका पुस्तक को आधार मानकर किया जाता है। परंतु समूह के कुछ सदस्यों के द्वारा यह लिखा गया है कि जैमिनी ज्योतिष से भी एक दो रोज कक्षा कर ली जाए। तो आज की कक्षा में, आज और कल हम लोग जैमिनी ज्योतिष से फलादेश कैसे करते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कारण यह है कि जब हम लोग क्लास 10 तक पढ़ते हैं तो प्रारंभिक स्तर से सभी विषय वस्तु, मैथ हो, गणित हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, इन्वायरमेंटल स्टडी हो या समाज शास्त्र हो, सभी प्रकार के पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में जितनी दिशाएं हम लोगों को आगे बढ़ती चली जाती है, विषयों का छोटापन होता चला जाता है, कि कुछ चुनिंदा विषय हम लोग पढ़ते आगे चले जाते हैं। हालांकि हम लोगों का यह जो कक्षा है प्रमुख रूप से वैदिक ज्योतिष पर आधारित हम लोग कक्षा का आयोजन करते हैं। लेकिन कुछ प्रारंभिक जानकारी जो सामान्यतः पुस्तक में देखने को मिलता है, बृहत्पराशर होरास शास्त्र में, उस आधार पर हम लोग आज की कक्षा, आज और कल जैमिनी ज्योतिष से संबंधित हम लोग करें। तो जैमिनी ज्योतिष के कुछ अपने सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं। इसमें राशियों की दृष्टि ली जाती है, इसमें ग्रहों की दृष्टि नहीं लिया जाता। जैमिनी ज्योतिष में ग्रहों की दृष्टियों का कोई अपना महत्व नहीं है। दृष्टि अगर ली जाती है तो राशियों की दृष्टि ली जाती है। जिन सदस्यों को, बड़े ध्यान से सुने, जिन सदस्यों को जो बातें समझ में नहीं आ रही है वो अपना कृपया नोट करते चले, कक्षा के अंत में अपना डिस्कस कर लेंगे। वैदिक ज्योतिष में सभी चीजों का कारक, सभी वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का कारकत्व निश्चित है, परंतु जैमिनी ज्योतिष में ग्रहों का कारकत्व निश्चित नहीं है। वैदिक ज्योतिष में जैसे सूर्य आत्मा के कारक हैं, तो वह सभी के लिए आत्मा के कारक हैं। शनिदेव यदि दुखों के कारक हैं या कर्म के कारक हैं, तो सभी के लिए वैदिक ज्योतिष में कर्म कारक जो है निश्चित होते हैं। परंतु जैमिनी ज्योतिष में कारकत्व तो बदल जाता है। इसमें चर कारक होते हैं, यानी कि कुंडली के हिसाब से ग्रहों के भोगांश के आधार पर ग्रहों का कारकत्व तो बदलता रहता है। जैमिनी ज्योतिष में अंश के आधार पर, ग्रहों के अंशात्मक मान के आधार पर ग्रहों का कारकत्व तो बदलता रहता है। दूसरा नियम, तीसरा नियम है कि जैमिनी ज्योतिष में राशि ही प्रधान है और राशि भाव का प्रतिनिधित्व करता है। राशि ही भाव का प्रतिनिधित्व करता है जैमिनी ज्योतिष में। परंतु वैदिक ज्योतिष में राशि एवं भाव दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। ये हो गया। चौथी बात यह है कि जो वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा के भोगांश के आधार पर, यानी कि जातक का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उस समय चंद्रमा कितना देर या कितना उनका भोग काल है, यानी कि बीते हुए नक्षत्र के बीते हुए भाग के आधार पर, व्यतीत हुए भाव के आधार पर दशा का निर्धारण होता है। लेकिन जैमिनी ज्योतिष में यह बात नहीं है। जैमिनी ज्योतिष की दशाएं चंद्रमा के द्वारा गृहीत नक्षत्र के आधार पर निर्धारित नहीं होता। ग्रह और राशि का बल, जैसे कि ग्रह बल जो होते हैं, राशि बल जो होते हैं, वैदिक ज्योतिष का एक अलग नियम है एवं जैमिनी ज्योतिष का एक अलग नियम है। दोनों की गणनाओं में अंतर है। जैमिनी ज्योतिष का फलादेश हम लोग कारकांश कुंडली से करते हैं, कारकांश, जबकि वैदिक ज्योतिष से फलादेश हम लोग लग्न कुंडली से करते हैं। यहाँ पर जो हमने बनाया है यह लग्न कुंडली है।
वैदिक ज्योतिष में जितना ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की दशा का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक उसी प्रकार जैम और लग्न कुंडली का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक उसी प्रकार जैमिनी ज्योतिष में ग्रहों का नहीं, राशियों का महत्वपूर्ण स्थान है। एवं इसमें राशियों की दशा चलती है, राशियों की दशा होती है, ग्रहों की नहीं। एवं इसमें अर्गला बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्गला का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोगों के लिए अर्गला शब्द नया देखने को मिला होगा, लेकिन यह कोई बड़ी विषय वस्तु नहीं है। हम लोग जब चाहें बहुत ही छोटी विषय वस्तु है उसे समझ सकते हैं। राशियों की दृष्टि जो होती है वह हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है, छोटा सा सूत्र है, हम उसको यहाँ पर परिलक्षित कर लेते हैं, समझने का प्रयास कर लेते हैं, और इसके बाद में हम लोग विशेष रूप से यदि किसी को आवश्यकता होगा तो विशेष हम लोग ये करेंगे। राशियां 3 प्रकार की होती है, चर, स्थिर एवं द्विस्वभाव। सभी चर राशियां अपने से सभी चर राशियां अपने से दूसरी स्थिर राशि को छोड़कर सभी स्थिर राशि को देखती है। अब चर राशि है 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब यहाँ पर समझे कि सभी चर राशियां अपने से अगली स्थिर राशि को छोड़कर सभी स्थिर राशियों को देखती है। यानी कि कौन देखेगा? अगर मेष राशि की दृष्टि ली जाए तो मेष राशि, सिंह, वृश्चिक एवं कुंभ को देखेगा। अगर 10 नंबर की राशि मकर राशि की दृष्टि देखी जाए तो मकर राशि से अगली यह 12 नंबर की राशि, मकर राशि से अगली कौन होगी? स्थिर राशि, कुंभ राशि हुआ। तो कुंभ को छोड़कर शेष इन तीनों राशियों को मकर राशि देखेगा, ऐसे हो गया। अब स्थिर राशि किसे देखती है? तो स्थिर राशि इसको देखेगा। तो अपने से पिछले चर राशि को छोड़कर शेष सभी चर राशियों को देखता है। अब मान लिया जाए कि अगर वृषभ राशि की दृष्टि देखी जाए तो वृषभ राशि से पिछला चर राशि कौन है? 1 नंबर, तो इसको नहीं देखेगा, मेष को नहीं देखेगा, शेष 4, 7, 10 को देखेगा। अगर इसकी 8 नंबर की दृष्टि वृश्चिक राशि की दृष्टि देखी जाए तो इससे पीछे कौन है? 7 नंबर की राशि है, इस तुला राशि को नहीं देखेगा, बाद बाकी 1, 4, 10 को देखेगा, यही दृष्टि है। द्विस्वभाव की जो राशियां होती है वह एक द्विस्वभाव की राशियां अपने सभी द्विस्वभाव राशियां को देखती है। यह सरल सी बात है, इतना ही सूत्र है, यह हुआ। इसके बाद में हम लोगों ने जो कारक के ग्रहों के बारे में पढ़ा, तो यहाँ भोगांशों के आधार पर, ग्रहों के भोगांश के आधार पर ग्रहों का कारकत्व तय होता है। आज की कक्षा सरसरी तौर पर हो रही है, और जिन सदस्यों को यह कायदा समझ में ना आता है तो कृपया वह समूह में ही लिखेंगे, डिस्कस या अंत में, कक्षा के अंत में डिस्कस कर सकते हैं। सबसे अधिक जिस ग्रह का भोगांश होता है उसे आत्मकारक कहते हैं। सबसे अधिक ग्रह का जिसका भोगांश होता है वही आत्मकारक होता है, और यह ग्रह जो होता है कुंडली का मुख्य ग्रह कहा जाता है। इसे जिस ग्रह का सबसे अंश अधिक होता है उसे राजा की संज्ञा हम ले सकते हैं, चाहे वह ग्रह राहु, शनि हो, मंगल हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, कोई भी। यदि आप जैमिनी ज्योतिष से फलादेश करते हैं तो जिस ग्रह का अंश सबसे अधिक है वही उस व्यक्ति के लिए, वही ग्रह उस व्यक्ति के कुंडली के लिए राजा हो। आत्मकारक ग्रह होता है। आत्मकारक ग्रह, अब यहाँ पर ये हो गया सूर्यदेव क्या हो गए? तो सूर्यदेव आत्मकारक हो गए। और एक होता है अमात्य, एक होता है आत्म जो सबसे अधिक भोगांश है, दूसरा होता है अमात्य। दोनों शब्दों में अंतर है। तो यहाँ जो
अब सबसे बड़े से जो छोटा होगा वह अमात्य कारक हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए 27 के बाद में सभी ग्रहों का अंश थोड़ा थोड़ा है। यहाँ पर जो 1144 है, 1157 है, तो अंश अधिक किसका हो गया? बुध का अंश हुआ 1157 है, तो यह 2 नंबर का हो गया अमात्य का, अमात्य कारक है। अब उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो होता है उसे कहते हैं भ्रातृ कारक, यानी कि भाई का कारक। तो यहाँ पर शुक्रदेव का भोगांश तीसरे नंबर पर है, तो शुक्रदेव हो गया भ्रातृ कारक। चौथे नंबर पर जो होता है, जो ग्रह चौथे नंबर पर होता है वह क्या होता है? मातृकारक होता है। तो यहाँ पर देखा जाए शनि देव चौथे नंबर पर है, 7 अंश के हैं, इसलिए यह मातृकारक हो गए। वैसे वैदिक ज्योतिष में जो कारक है वह स्थिर होते हैं, निश्चित होते हैं, चंद्रमा ही मातृकारक है। लेकिन जब अगर जैमिनी ज्योतिष से फलादेश करेंगे तो मातृकारक बदल गया, यहाँ पर इस कुंडली के लिए शनि देव हो गए। उससे जो कम होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पुत्र कारक कहा जाता है। तो 7 से कम कौन है? यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का 6 अंश है, तो यह क्या हो गया? यह पुत्र कारक हो गया, ज्ञान कारक हो गया। जो अमात्य कारक होता है वह कुंडली का मंत्री होता है, उसे प्रधानमंत्री कह सकते हैं, निर्देशक कह सकते हैं। वह सभी व्यक्ति के कर्मों पर अपना क्या करता है? अपना नियंत्रण रखता है। जो अमात्य कारक ग्रह होते हैं उनको, उनका अधिपत्य दशम भाव, द्वितीय भाव, यानी कि कर्म, धन या दूसरे भाव से भी सामाजिक स्थिति देखते हैं तो सामाजिक स्थिति इत्यादि पर देखते हैं। अगर भ्रातृ कारक जो तीसरे नंबर पर है वह सहोदर के लिए देखे जाते हैं, और खास करके इनका आधिपत्य जो होता है वह तीसरा भाव, नवम भाव पर होता है। भ्रातृ कारक ग्रह जो अगर जैमिनी ज्योतिष से फलादेश करते हैं, भ्रातृ कारक ग्रह जो तीसरे नंबर पर हुए, यहाँ पर शुक्रदेव अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति को पूजा पाठ, गुरु सेवा में इत्यादि में मन लगेगा। अब चौथा जो मातृ कारक है, मातृ कारक क्या है? घर, भूमि, भवन, मकान, माता इत्यादि के सुख के कारक है। अब यहाँ पर अगर इनकी स्थिति अच्छी है तो प्रारंभिक शिक्षा हम चौथे भाव से देखते हैं, तो यह मातृ कारक हो गया। तो अगर शनिदेव जैमिनी ज्योतिष से प्रदेश कर रहे हैं, अगर इनकी स्थिति अच्छी है तो प्रारंभिक शिक्षा वगैरह अच्छा होगा। अब पांचवा जो पुत्र कारक होता है, जो 5वें नंबर पर ग्रहों का स्थान आता है अंशात्मक मान के अनुसार से, यह पुत्र कारक होता है। यह बुद्धि, उच्च शिक्षा, रचनात्मक, भाग्य, व्यवसाय इत्यादि में परिवर्तन दिखलाता है। नौकरी में परिवर्तन तो वैसे भी 5वें भाव के स्वामी या पंचम भाव में बैठे हुए परिवर्तन को दर्शाता है। इसके बाद में जो छठे नंबर पर है, जैसे कि चंद्रमा, जो छठे नंबर पर होते हैं उसे ज्ञाति कारक कहते हैं। यह हमें समस्याएं भी देता है और आय के स्रोत भी देता है। यह समस्या और आय का स्रोत भी देता है। यह व्यवसाय में परेशानी भी देता है, रोग, ऋण इत्यादि इनके कारकत्व हो जाते हैं। तो इस उदाहरण कुंडली में जो अभी कुंडली हमने दिया है, तो इस कुंडली में यदि जैमिनी ज्योतिष से हम फलादेश करते हैं तो चंद्रमा जो है यह हमें समस्या प्रदान करता है। आज जो सबसे कम अंश वाले हैं यहाँ पर मंगलदेव, यही हमारे पत्नी या पति कारक कहे जाते हैं। ये हमारे जीवन के साझेदारी को दर्शाते हैं। जो दारा कारक होता है, जो 7वां कारक है, या पत्नी कारक कहिए, भार्या कारक कहिए, दारा कारक कहिए, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग लेखक के द्वारा अलग अलग शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, हो सकता है। परंतु हमारे पास में जो किताब है, पुस्तक है, जैमिनी ज्योतिष से भी फलित कैसे करे वैसे भी है, बहुत पुरानी किताब है, तो उसमें दारा कारक ही शब्द लिखा गया है। तो ये, तो हम जहां तक है यहाँ पर हम लोग समझ गए। अब इसके बाद में इस कुंडली में जो चलती है, यहाँ पर आरूढ़ लग्न भी चलता है, पद लग्न भी चलता है। पद लग्न या आरूढ़ लग्न, हम लोग कारकांश कुंडली कैसे बनाते हैं इस पर भी हम लोग आज की कक्षा में चर्चा करेंगे, और कल भी जैमिनी ज्योतिष पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। आरूढ़ कुंडली, तो पद कुंडली, आरूढ़ कुंडली क्या है? अब मान लिया जाए कि यही जो लग्न कुंडली बने, तो इस लग्न का आरूढ़ लग्न हम लोग कैसे बनाएंगे? इसी लग्न कुंडली का आरूढ़ लग्न हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए रुके जरा बोर्ड साफ कर। इसके लिए हम लोग अब यहां पर देखा जाए, लग्न में 3 नंबर की राशि है। लग्नेश कहाँ है?
लग्न में ही है। तो जी। यदि लग्न में ही लग्नेश हो तो पद लग्न या आरूढ़ लग्न वही हो जाता है, यह 3 नंबर का ही लग्न हो। अगर यही लग्नेश उदाहरण स्वरूप यहाँ पे नहीं है, अगर लग्नेश यहाँ पर नहीं है, अगर लग्नेश यहाँ पर है, तो यह लग्न से कितने भाव आगे हो गए? 1 2 3 4 भाव आगे हो गए। तो लग्नेश जहां पे है, लग्न से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी आगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पर कौन सा लग्न हो गया? 9 नंबर का हो गया ना फिर। तो यह आरूढ़ लग्न यहाँ हो। हर भाव के अपने अपने आरूढ़ लग्न बन सकते हैं, हर भाव के अपने अपने पद लग्न बन सकते हैं। पद लग्न या आरूढ़ लग्न दोनों एक ही शब्द है। अगर दसम भाव का, अब इसी उदाहरण कुंडली में किसी भी एक भाव का नाम आप लोग बताएं, उस भाव का हम लोग आरूढ़ लग्न या पद लग्न बनाते हैं। दोनों शब्द एक ही है, या शब्द का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, तो पद लग्न और आरूढ़ लग्न एक ही। आप लोग कुंडली के किसी भी एक भाव का नाम बतलाएं ताकि उस भाव का हम आरूढ़ लग्न या पद लग्न बना सकें। दसम भाव। अब दसम भाव लिया जाए। अब दसम भाव के स्वामी कहाँ है? तो दसम भाव के स्वामी लग्न में है। यहाँ पर देखा जाए, दसम भाव से शुरू कर लेंगे, 1 2 3 4, चौथे भाव पर आ गए। तो फिर जहां पर यह है वहीं से 4 फिर गिन लेंगे। तो दसम 1 2 3 4, यहाँ पर 6 नंबर की राशि हुई। तो दसम भाव का आरूढ़ लग्न यह हुआ। और शेष सभी ग्रहों को यथा स्थिति हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पर 6 नंबर है, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 10 11 12 1 2 3 4 5। अब 5 नंबर की राशि, अब 6 नंबर की राशि में कोई ग्रह नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं, 9 नंबर में चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा नहीं। 10 नंबर में कोई राशि नहीं है, 11 में राहु देव है, राहु देव को लिख, 12 में शनिदेव है, लिख लेंगे। ऐसे इसी प्रकार से सभी ग्रहों को लिखते चले जाएंगे। 1 में यहाँ पर मेष राशि में शुक्रदेव है तो शुक्रदेव लिख लेंगे, 2 में सूर्यदेव है, सूर्यदेव लिख लेंगे, 3 में गुरु बुध है, गुरु बुध लिख लेंगे। यह हो गया दसम भाव का आरूढ़ लग्न। 5 नंबर की राशि में मंगल केतु है। तो आरूढ़ लग्न या पद लग्न सब किसी भी भाव का हो सकता है, लग्न कुंडली का भी हो सकता है। अब यहाँ पर लग्न कुंडली में लग्न में ही बुध देव हैं, इसलिए प्रथम का प्रथम, तो प्रथम का प्रथम प्रथम ही होगा। अगर यही 2 नंबर की राशि यहाँ पर अगर बुध देव होते तो फिर आरूढ़ लग्न कौन हो जाता? यहाँ से दूसरे हैं तो फिर यहाँ से दूसरे, फिर आरूढ़ लग्न यहाँ पर हो जाता। 5 नंबर की राशि बनती है आरूढ़ लग्न के लिए, लग्न का आरूढ़ लग्न 5 नंबर की राशि हो जाती। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई। गुरु जी प्रणाम। एक बार आपने जैसे बताया कि उससे 4 घर आगे गिनना है, नहीं मतलब जहाँ पर लग्नेश बैठे हुए हैं उससे 4 घर आगे गिनना है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं जितने नहीं, घर आगे है उतने घर आगे गिनना है। हाँ, जितने अब घर आगे उतने घर गिनना है। हाँ, उतने घर गिनता है। हम अब दूसरे एक किसी भाव का बना लेते हैं, जैसे तीसरे भाव का। यदि तीसरे भाव का आरूढ़ लग्न बनाना है तो तीसरे भाव में 5 नंबर की राशि है, 5 नंबर की राशि के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ, 12वें यहाँ स्थान बैठे में। 12। हाँ, तो यहाँ से गिनेंगे, तीसरे भाव से तीसरे भाव के स्वामी को गिनेंगे कि कहाँ है, तो यहाँ से 10वें हो गए। तीसरे भाव से 10वें है ना सूर्यदेव, तो फिर सूर्य देव से 10वें गिन लेंगे। यानी कि भाव का स्वामी जितने भाव आगे होंगे वहां से उतने भाव आगे गिनेंगे। तो सूर्यदेव यहाँ पर भाव से 10वीं में है तो सूर्यदेव से 10वें गिनेंगे, तो यहाँ पर हुआ 7 8 9 10। तो तीसरे भाव का कारक अगर आरूढ़ लग्न बनाते हैं तो फिर 11। अच्छा, मतलब भावेश जहाँ पे बैठे हो, जितने घर आगे बैठे हो उससे कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पर बातें स्पष्ट हो गई। जी, हो गई गुरु जी। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सभी यह चूंकि कक्षा हम लोग बेसिकली नहीं अध्ययन कर रहे हैं, कुछ सदस्यों का कहना है कि हमारा जैमिनी ज्योतिष पर कुछ परीक्षाएं होनी है, तो 1-2 कक्षा हो जाए ताकि उनके परीक्षा में 2-4 नंबर ही, 1 नंबर ही इस कक्षा से अगर लाभ मिल जाए तो अति सुंदर बात है, और हम सबों का भी ज्ञान कुछ बेसिकली हो जाएगा, और विस्तृत रूप से आप लोग जब चाहेंगे तब क्लास होती रहेगी। जैमिनी ज्योतिष में कुछ योग होते हैं,
जिस प्रकार वैदिक ज्योतिष में भावेशों के स्थान परिवर्तन से राजयोग बनते हैं, योग बनते हैं, ग्रहों के संबंध से योग बनते हैं, ठीक उसी प्रकार जैमिनी ज्योतिष में भी योग बनते हैं। जैमिनी ज्योतिष में भी योग बनते हैं। तो जैमिनी ज्योतिष के योग प्रमुख रूप से जो बनते हैं वह अपने ग्रहों के जो कारकत्व है उस कारकत्व के संबंध से बनते हैं। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। यदि आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो इस वीडियो को कम से कम अपने एक मित्र को अवश्य शेयर करें, उन्हें बोले कि हाँ इस प्रकार से हम लोग कक्षा में भाग लेते हैं, यदि तुम्हें भी अच्छा लगता है तुम भी ले सकते हो। अब हम लोगों ने जो अभी कुछ ही क्षण पहले पढ़ा है कि जैमिनी ज्योतिष में अपना एक कारक होता है तो जिसे चर कारक कहते हैं, भोगांशों के आधार पर वह कारकत्व को बदलता है। अब उससे पहले कारकांश कुंडली कैसे बनती है इसको हम लोग समझ ले कि कारकांश कुंडली होता क्या है, कैसे कारकांश कुंडली बनता है। तो अब यहाँ पे यह लग्न कुंडली है, कारकांश कुंडली। यदि किसी सदस्य को कारकांश कुंडली बनाना आता है तो एक दो वाक्य में इसके नियम अगर बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो कृपया बोले। ठीक है, हम ही बोलते हैं। तो कारकांश कुंडली बनाने के लिए आजकल बनाना नहीं पड़ता है, जितने सॉफ्टवेयर हैं कुंडली आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे कारकांश कुंडली देखने को मिलती है। तो कारकांश कुंडली बनाने के लिए कुंडली को हम देखते हैं सबसे अधिक जिस ग्रह का भोगांश होता है। अभी इस उदाहरण कुंडली में किस ग्रह का सबसे अधिक भोगांश है? बुध। सूर्य का। सूर्य का है। तो अब सूर्य देव को देखेंगे कि नवमांश में किस राशि में है। अब यहाँ पर अगर सूर्य 27 अंशों के हैं, वृषभ राशि में 27 अंशों के हैं, तो नवमांश में किस राशि में चले जाएंगे? तो यह नौवा नवमांश हुआ, 9 दूना 18 में से 12 गया 6, 12 गया 6, यानी कि वृषभ राशि का यह नौवा नवमांश है। तो वृषभ राशि का नौवा नवमांश कौन सा होता है? कन्या राशि गुरुजी। कन्या राशि 6। उसको भी ऐसे समझ सकते हैं कि वृषभ राशि में यह 9वें नवमांश में है, तो एक राशि पहले व्यतीत हो चुकी है, एक राशि में 9 नवमांश होते हैं, तो 9 और यह 9वां नवमांश, तो 9 9 18 हो गया। 18 में से 12 के गुणक को कम कर लेंगे, जितनी राशि बची उतना ही नवमांश राशि हो गया 6। अब यहाँ पर यह 6 हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 हो गया। कारकांश कुंडली का लग्न बन गया। अब हम लोग ग्रहों को किस प्रकार स्थापित करेंगे? तो जो ग्रह जहां पर है वही लिख लेंगे। अब सूर्यदेव 2 नंबर की राशि में है तो सूर्यदेव को 2 नंबर राशि में लिखेंगे। गुरु बुध 3 नंबर की राशि में है तो गुरु बुध को यहाँ लिख लेंगे। 4 नंबर की राशि में कोई ग्रह नहीं है, 5 नंबर की राशि में मंगल केतु है तो यहाँ पर मंगल। 6 नंबर की राशि में कोई नहीं, तुला में कोई नहीं, वृश्चिक में कोई नहीं, धनु में चंद्रमा है तो चंद्रमा लेंगे, मकर में कोई नहीं, कुंभ में राहु देव है, राहु देव लिख, मीन में शनिदेव है, शनिदेव लिख लेंगे, मेष राशि में शुक्रदेव है, शुक्रदेव। यह क्या हो गया? यह कारकांश कुंडली हो गई। यह क्या हुआ? कारकांश। तो कारकांश कुंडली बनाना भी कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। अब इसके बाद में जैमिनी ज्योतिष का फलादेश करते हैं तो वहां पे एक और कुंडली देखने को मिलती है जिस कुंडली का नाम है स्वांश कुंडली। स्वांश कुंडली यानी कि स्व के अंश, माने कि अपने अंशों की कुंडली, अपने अंशों की अंशों। कुंडली। तो वह कैसी होती है सोच समझ ले। वह भी बहुत आसान है। आजकल के जमाने में कोई कुंडली बनाना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। अब हम कारकांश कुंडली को यहाँ से मिटाते हैं
और इसी पर हम लोग श्वांस कुंडली बनाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि श्वांस कुंडली बनाने के लिए भी वही नियम है, आत्मकारक ग्रह। अभी इस उदाहरण कुंडली में आत्मकारक ग्रह सूर्यदेव है, इनकी जो नवमांश राशि है उसी राशि की लग्न होती है। तो जैमिनी ज्योतिष में कारकांश कुंडली एवं श्वांस कुंडली दोनों का ही लग्न की राशि एक ही होती है, क्योंकि दोनों के नियम एक है। कारकांश कुंडली के लिए आत्मकारक ग्रह के नवमांश राशि को लग्न माना जाता है और श्वांस कुंडली के लिए भी आत्मकारक ग्रह की नवमांश राशि को ही लग्न माना जाता है। तो दोनों के नियम एक ही हो गया, नियम में कुछ अंतर है? एक ही नियम है गुरुजी। एक ही हुआ है। एक ही नियम हो गया, लेकिन ग्रहों को स्थापित करने का नियम अलग है। जिस प्रकार कारकांश कुंडली में ग्रहों का स्थापित करने का नियम है कि जो ग्रह जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उसी राशि में लिख लिया जाए, लेकिन ना ही श्वांस कुंडली के लिए हम लोग लग्न का निर्धारण कर लिए, अब ग्रह को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो ग्रहों की जो ग्रह जिस नवमांश में जिस राशि में जा रहे हैं उस राशि में लिखेंगे। यानी कि जो हम लोग कुंडली जनरेट करते हैं नवमांश कुंडली, तो नवमांश कुंडली में जो ग्रह, अब यहाँ पर लग्न नवमांश का नहीं रहा, लग्न बदल गया, लग्न आत्मकारक ग्रह के अनुसार हो गया और ग्रहों की स्थापना नवमांश कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में है उसी राशि में लिख लेंगे। अब सूर्यदेव नवमांश में कहाँ है? तो 6 नंबर की राशि में। तो श्वांस कुंडली में यहाँ पे सूर्यदेव हो गए। अब गुरु की बात की जाए तो गुरुदेव नवमांश में किस राशि में हो सकते हैं? तो यहाँ पर 6 अंश है इनका 3 नंबर की राशि में, यानी कि दूसरा नवमांश है। तब 9 दूना 18, 18 2 20, 9 दूना 18 2 20, तो 20 में 12 चला गया 8, यानी कि वृश्चिक राशि में हो गए गुरुदेव। इस प्रकार से बनते चले जाते हैं। अब बुधदेव की बात किया जाती है, चौथे नवमांश में है, तो 9 दूना 18 4 22, 22 में से 12 गया 10, या 10 नंबर की राशि में बुधदेव आ गए नवमांश कुंडली। केतु की बात किया जाए तो केतु देव 29 अंशों के हैं, नहीं केतु देव यहाँ पर 29 अंशों के हैं यहाँ पर ये सिंह राशि में। तो कर्क राशि तक व्यतीत हो चुकी, तो 9 चौका 36 और 36 और या 29, यानी कि आखिरी नवमांश 9 आता, 36 9 45, 45 में से 12 की गुना कम कर देंगे, यानी 12 तिहाई 36 कम हो जाएगा, तो 36 और 9 45, 9 नंबर की राशि में आ जाएगा। तो केतु देव को 9 नंबर में यहाँ पर लिख लेंगे, तो इसके 8 में राहु देव हो गए। मंगल देव 3 अंश के हैं सिंह राशि में, तो 3 अंश के हैं तो मेष राशि में आ जाएंगे, क्योंकि सिंह राशि का पहला नवमांश मेष का ही होता है। क्योंकि यहाँ पर 4 राशि व्यतीत हो चुकी, तो 9 चौका 36 और यह पहला है, तो 1 37, 37 में से 36 कम हो जाएगा, 12 का गुना, तो 1 बचेगा, तो मेष राशि में मंगल। चंद्रमा उसी प्रकार से शेष सभी ग्रहों को नवमांश कुंडली से देखकर लिख लेंगे या नवमांश की स्थिति के अनुसार बना लेंगे। तो कारकांश कुंडली और श्वांस कुंडली दोनों ही समझ गए? कहीं से कोई दिक्कत है? यदि किसी सदस्य को अगर इस समझने में समस्याएं हो तो बोल सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? नहीं गुरुजी। अब ग्रहों के, अब जिस प्रकार जैमिनी वैदिक ज्योतिष में जब हम लोग फलादेश करते हैं, वैदिक ज्योतिष में जब हम लोग फलादेश करते हैं, तो वहां पर भावेशों को आधार मानकर या ग्रहों के युति दृष्टि को आधार मानकर, ग्रहों के स्थिति को आधार मानकर हम लोग पुस्तकों में वैदिक ज्योतिष में योग बतलाए गए हैं। ठीक उसी प्रकार जैमिनी ज्योतिष में जो ग्रहों का जो योग बनता है, अच्छे सुखद या दुखद योग, वह किन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैमिनी ज्योतिष के योग
तो जैमिनी ज्योतिष के योग के लिए जो ग्रहों का कारकत्व है, अब इसकी आवश्यकता नहीं रही थी, इसे मिटा देते हैं। जैमिनी ज्योतिष में जिस प्रकार हम लोगों ने कारकों का नाम लिया, तो यहाँ पर जैसे कि आत्मकारक, आत्मकारक, दूसरा अमात्य कारक, तीसरा भ्रात कारक। तीसरा भ्रात कारक गुरुदेव। हाँ, तीसरा भ्रातृ कारक। लेकिन तीसरे भाव के स्वामी अच्छे फल नहीं देते ना, तो यहाँ पर बतवा तो एक ही है, जो तीसरा कारक होता है यह अच्छा फल नहीं देता। तीसरा कारक जो होता है वह क्या करता है, जैसे कि लग्न वैदिक ज्योतिष में तीसरे भाव के स्वामी क्या देते हैं, उग्रता वाली बात कर देते हैं ना। लग्नेश के साथ में यदि तीसरे भाव के स्वामी का अगर राशि परिवर्तन हो जाए वैदिक ज्योतिष में, तो किस प्रकार के योग का निर्माण होता है। तो लग्नेश एवं तृतीयेश का राशि परिवर्तन हो वैदिक ज्योतिष के नियमानुसार, तो किस प्रकार का योग बनता है, कोई भी सदस्य तो बोले। गुरुदेव एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, क्योंकि पंखा चल रहा है तो पंखा बंद कर लीजिए, रिपीट वाली बात नहीं, ध्यान से सुनिए। हम यह पूछ रहे हैं, यहाँ पे काफी इस कक्षा में काफी विद्वान गण हैं, हम यह पूछना चाहते हैं कि वैदिक ज्योतिष में तीसरे भाव के स्वामी का लग्न भाव के स्वामी के साथ यदि स्थान परिवर्तन होता है, तो किस प्रकार के योग का निर्माण होता है, सुखद योग या बुरा योग हो। तो अच्छे योगों की जब प्रदेश जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बुरे योगों के बारे में भी पढ़ेंगे, अच्छे योगों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बुरे योग के बारे में बाद में, अच्छे योग के बारे में पहले। तो इसके बाद में यहाँ पर अमात्य कारक हो गया, इसके साथ ही जो होता है पुत्र कारक, एवं कारकांश कुंडली के जो पांचवें भाव के स्वामी बनते हैं वे, एवं साथ दारा कारक जो सहयोग करता है जीवन में, वह स्वामी। 1 2 3 4 एक पांचवा दारा कारक, जिसका भोगांश सबसे कम है। अगर इन्हीं पांचों का संबंध किसी भी प्रकार से बनता है, इन्हीं पांचों का संबंध किसी भी प्रकार से बनता है, इनकी परस्पर दृष्टि, ये जिस राशियों में बैठे हुए हैं, राशियों के आधार पर परस्पर दृष्टि राजयोग का निर्माण करता है। अगर कुंडली में, इसी कुंडली में अगर आत्मकारक और अमात्य कारक, आत्मकारक और अमात्य कारक की अगर युति हो, या इन जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि की दृष्टि अमात्य कारक पर हो, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर आत्मकारक सूर्यदेव हैं और अमात्य कारक बुधदेव हैं। क्या दोनों की युति है, तो दोनों की युति भी नहीं है। क्या इनकी राशियां, जो सूर्यदेव जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि की दृष्टि बुधदेव पर है, तो बुधदेव की राशि पर भी नहीं है, इसलिए संबंध। यानी कि आत्मकारक और अमात्य कारक का संबंध यदि दृष्टि युति से बनता है तो लाभ। दूसरे सूत्र, अब आत्मकारक, आत्मकारक एवं पुत्र कारक, आत्मकारक और पुत्र कारक, आत्म जो हो गया वह लग्न का प्रतिनिधित्व करता है, पुत्र कारक पंचम भाव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि दोनों का संबंध है तो
तो यहाँ पर पुत्र कारक कौन से ग्रह बने थे? तो 1 2 3 4 5 देवगुरु बृहस्पति बने थे। या यहाँ पर अंशात्मक मान लिखा हुआ है, अंशात्मक मान के आधार पर यह पुत्र कारक कौन से ग्रह बने? देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति से अगर युति होती सूर्य का, या इनकी राशि जो सूर्य देव जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हुए हैं उस राशि पर होता तो संबंध बनता, अच्छा योग कारक हो जाता है। यह भी इस स्थिति में नहीं। तीसरा, आत्म कारक एवं दारा कारक। आत्म कारक एवं दारा कारक यानी कि लग्नेश एवं सप्तमेश जो वैदिक ज्योतिष का नियम है, वहीं जैमिनी ज्योतिष में आ जाइए तो आत्म कारक ये हो गए सूर्य देव, और दारा कारक कौन हो गया? सबसे कम अंशों वाला मंगल देव। तो क्या सूर्य एवं मंगल की युति है? तो सूर्य मंगल की युति नहीं है। क्या सूर्य देव जिस राशि में बैठे हुए हैं उस राशि की दृष्टि मंगल पे है? तो सूर्य देव स्थिर राशि में बैठे हुए हैं। सूर्य देव स्थिर राशि में। तो स्थिर राशि किसको देखता है? चर राशि को देखता है। और किस चर राशि को? तो अपने पिछली चर राशि को छोड़कर शेष सभी चर राशि को देख लेता है। तो स्थिर राशि यह 1 नंबर राशि को, यह भी चर राशि है, इसको नहीं देखेगा। बाद बाकी सभी चर को देखेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल भी तो स्थिर राशि में ही है। स्थिर राशि के ग्रह स्थिर राशि को नहीं देखते, इसलिए यह भी संबंध नहीं बना। संबंध बना नहीं बना। नहीं। अब अमात्य कारक और पुत्र कारक यहाँ पर हुआ, जरा सा फिर साफ करते हैं। बहुत लंबे विषय वस्तु को 5-6 कक्षाओं का समायोजन एक जगह करना। हाँ 3 तो हाँ, आत्म कारक और पुत्र कारक, फिर आत्म कारक एवं दारा कारक, ये हो गया। इसके बाद में अमात्य कारक और पुत्र कारक। अमात्य जो होता है वह दूसरे भाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह आत्मा, यह है अमात्य। अमात्य कारक और पुत्र कारक का अगर संबंध हो तो अच्छी बात है, यह भी समृद्धि देता है। अब यहाँ पर अमात्य कारक कौन है? तो अमात्य कारक बुधदेव है, और पुत्र कारक कौन है? देवगुरु बृहस्पति। युति हो गई जी। तो यहाँ पर गुरु बुध की युति बहुत ही लाभदायक है, वैदिक ज्योतिष से भी एवं जैमिनी ज्योतिष से भी। लग्नेश का संबंध, बुध देव जहाँ लग्नेश हैं, लग्नेश को त्रिकोण भाव भी कहा जाता है, और यहाँ पर 7वें और 10वें भाव को केंद्र भाव कहा जाता है। केंद्र भाव एवं त्रिकोण भाव के संबंधों की युति लग्न में बने वैदिक ज्योतिष के अनुसार अच्छा सुफलदाता हो गया। एवं वैदिक ज्योतिष के अनुसार अमात्य कारक जो धन का प्रतिनिधित्व करता है, पुत्र कारक जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, दोनों की युति है, इसलिए यह योग कारक होगी। एक ही कुंडली में हर प्रकार के राजयोग हो यह संभव नहीं। एक ही कुंडली में हर प्रकार के राजयोग हो वह संभव नहीं। इससे आगे चलते हैं और भी पुत्र कारक और दारा कारक। पुत्र कारक और दारा कारक। अब यहाँ पे पुत्र कारक कौन है? तो पुत्र कारक को शनिदेव है ना, अमात्य कारक और पुत्र कारक। यहाँ पर कुछ मिसमाइंड हम लोग हो गए क्या? इस को अमात्य कारक, तो अमात्य कारक तो बुध हो गए दूसरे नंबर पर। पुत्र कारक कौन से ग्रह बने? 5वें नंबर पर कौन है? 7 नंबर शुक्र। 1 2 3 4 5, हाँ 5 नंबर पर देवगुरु बृहस्पति ही है ना। ठीक है,
तो गुरु एवं बुध की युति अच्छी हो गई। अब इसके बाद में पुत्र कारक और दारा कारक यानी कि पंचमेश एवं सप्तमेश की युति वैदिक ज्योतिष में ठीक है। अब यहाँ पर जैमिनी ज्योतिष में पुत्र कारक जो पांचवें भाव का प्रतिनिधित्व करता है, तो पुत्र कारक कौन से ग्रह हो गए? देव गुरु बृहस्पति। और दारा कारक कौन हो गया? मंगल। दारा कारक मंगल। अब गुरु एवं मंगल की अगर युति होती या इनकी राशि अगर इन्हें देखता, तो अब यह तो देव गुरु बृहस्पति कहाँ है? तो द्विस्वभाव की राशि में है। तो देव गुरु बृहस्पति किसको किसको देखेंगे? इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, सभी द्विस्वभाव को देखेंगे। यहाँ पर ऐसा मतलब इसी प्रकार और भी क्या होता है, अगर पुत्र कारक ग्रह जो भी है वह कारकांश कुंडली के पंचम भाव, तो कारकांश कुंडली का लग्न जो बना था वह यह 6 नंबर का लग्न बना था, तो 6 नंबर से 5वां भाव कौन हो गया? यह कारकांश कुंडली का 5वां भाव यह हो गया। 6 नंबर का ही लग्न बना था ना कारकांश कुंडली में। तो कारकांश कुंडली के पंचमेश और पुत्र कारक ग्रह अगर एक ही हो या दोनों में संबंध बनता हो तो अच्छी बात है। तो अब यहां पर देखा जाए कि कारकांश कुंडली का पंचमेश शनि देव हैं एवं पुत्र कारक ग्रह कौन बना? गुरुदेव। क्या दोनों में संबंध है? तो दोनों का परस्पर बहुत ही मजबूत संबंध है। देव गुरु बृहस्पति की राशि भी शनिदेव को राशि को देख रहा है, शनिदेव की राशि गुरुदेव की राशि को देख रहा है। यह बहुत अच्छे योग हो गए। कारकांश कुंडली का पंचमेश एवं दारा कारक ग्रह का आपस में संबंध हो, युति हो या इनकी राशियों की दृष्टि हो तो अच्छे सूत्र बनते हैं। तो यह भी नहीं हो पाया, क्योंकि कारकांश कुंडली का पंचमेश शनि देव है। शनि देव जिस राशि में बैठे हुए हैं वह राशि द्विस्वभाव राशि है, या द्विस्वभाव की राशि को ही देखेंगे। परंतु मंगल देव या स्थिर राशि में बैठे हुए देखेंगे तो या चर राशि को देखेंगे, या चर राशि में है ही यह संबंध है। जैमिनी ज्योतिष में शुक्र एवं चंद्रमा की दृष्टि युति अगर होती है राशियों के आधार पर, यह बहुत अच्छा फल देता है। अब जैमिनी ज्योतिष में एक नियम है कि चंद्रमा को देखें कि वह किस राशि में है। अगर राशियों के दृष्टि के आधार पर अधिक से अधिक ग्रह अगर चंद्रमा को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। यह अनेक प्रकार के राजयोग देता है। अब यहाँ पर चंद्रमा द्विस्वभाव की राशि में है, शनि भी द्विस्वभाव की राशि में है तो शनि की भी दृष्टि हुई, गुरुदेव भी द्विस्वभाव की राशि में है, गुरुदेव की भी दृष्टि हुई, बुधदेव भी द्विस्वभाव की राशि में है, बुधदेव की भी अच्छे फल। यानी कि अनेक प्रकार के अच्छे योग। और भी बहुत कुछ हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यदि आप लोग कहें तो और कुछ कक्षा का समय बढ़ाया जाए, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट और चर्चा बढ़ा दीजिए गुरुदेव। बिल्कुल गुरुदेव। अगर जो संबंध कारकांश कुंडली में हम लोग देखते हैं, अगर उसी प्रकार का संबंध अगर स्वांश कुंडली में भी हो जाए तो इससे उत्तम और कोई बात नहीं होता। एक दूसरा,
अच्छे फल की प्राप्ति हेतु, नौकरी की प्राप्ति हेतु, या प्रतिभाशाली या महापुरुष बनना, या अच्छा हर प्रकार का स्थिति का होना, अगर कुंडली में आत्मकारक ग्रह को पहचाने, इस उदाहरण कुंडली में आत्मकारक ग्रह सूर्य देव हैं, सूर्य देव से दूसरे भाव में यदि शुभ ग्रह हो, यानी कि सूर्य देव से नहीं, आत्मकारक ग्रह जिसका भोगांश सबसे अधिक है, उस ग्रह से दूसरे भाव में यदि शुभ ग्रह हो, उस भाव से चौथे भाव में यदि शुभ ग्रह हो, उस भाव से पंचम भाव में यदि शुभ ग्रह हो, तो व्यक्ति क्या होता है? महापुरुष होता है, बड़ी बड़ी नौकरियां मिल सकती है, या अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। तो क्या इस उदाहरण कुंडली में ऐसी स्थितियां दिख रही है? तो आत्मकारक ग्रह यहाँ पर सूर्यदेव है, सूर्यदेव से दूसरे भाव में तो गुरु बुध है, चौथे भाव में मंगल केतु पापग्रह अंगारक योग बना, पांचवें भाव में कोई ग्रह नहीं, कोई शुभ ग्रह है नहीं। अब यहाँ पर दो पापग्रह हैं, दो शुभाग्रह हैं। यहाँ पर राशियों की मित्रता चलती है, ग्रहों की मित्रता का उतना महत्व नहीं, जिसकी दृष्टि उसकी मित्रता। तो यह जो है पृथ्वी तत्व है और यह अग्नि तत्व है। राशियों की मित्रता के बारे में भी हम लोगों को समझना चाहिए। राशियां 4 तत्वों के होते हैं। अगर मित्रता है अमात्य कारक ग्रह से इनकी, तो थोड़े अच्छे फल, और नहीं तो बुरे फल। तो राशियों की दृष्टि से जो होता है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो अग्नि की मित्रता वायु से होती है, पृथ्वी की मित्रता जल से होती है। अग्नि का पृथ्वी का जल से, पृथ्वी का अग्नि से मित्रता नहीं है, दोनों दूसरे के पूरक पदार्थ। तो सूर्य देव जो हैं वह पृथ्वी तत्व में है, एवं मंगल देव अग्नि तत्व में है। तो दोनों में क्या मित्रता है? नहीं गुरुदेव, नहीं है। अगर मित्रता होता तो अच्छी बात थी, नुकसानदायक स्थितियां नहीं थी, फल मिले या ना मिले, लेकिन नुकसानदायक स्थितियां नहीं होती। लेकिन यहाँ पर स्थितियां उल्टी हो गई, यह अच्छे फलदायक है। लेकिन यहाँ पर गुरु एवं बुध सूर्य से दूसरे भाव में हैं, जो यह पृथ्वी तत्व है और यह वायु तत्व है। दोनों राशियों में मित्रता हो गया कि नहीं हो गया? एक तो राशियों की भी मित्रता, दोनों ही शुभाग्रह, तो अच्छे फल हो गए। तो ओवरऑल जिंदगी में थोड़े अच्छे फल ज्यादा मिलेंगे। मतलब कष्टदायक स्थितियां तो रहेंगी, लेकिन कष्टदायक स्थितियां से ज्यादा सुखद स्थितियां हैं, अंततोगत्वा सुफल ही मिलने की संभावनाएं बनती है। तो आशा करते हैं कि आज की यह जैमिनी ज्योतिष पर आधारित कक्षा आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कल भी हम लोग एक कक्षा और जैमिनी ज्योतिष पर आधार मानकर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में जिन सदस्यों ने भाग लिया, यदि उनको कक्षा अच्छी लगी हो तो कृपया समूह में भी जरूर लिखें कि आज की कक्षा आप लोगों के लिए कितनी लाभदायक रही।